नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे चालबाज पाकिस्तान की, जिसको दो टूक मिल चुकी है। जी हां, भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि एक समृद्ध और खुशहाल पाकिस्तान उसके हित में है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क ठीक उससे उलट चाहता है। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान की सारी नीतियां भारत विरोध पर केंद्रित रही हैं। पाक में चाहे कोई भी सरकार आए, आतंकवाद, कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और किसी भी तरह हमें अस्थिर करने की उसकी फितरत बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है। वैसे पाक को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत हर बार संयुक्त राष्ट्र में झूठे आरोपों का करारा जवाब देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठाने के साथ ही भारत के खिलाफ कई बयान जारी किए थे। अब भारत ने भी पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में आतंकवाद को लेकर पाक पर करारा जवाब दाग दिया है। यूएन में भारत के प्रथम सचिव मिजिटो विनीटो ने कहा कि शांति और सुरक्षा तभी होगी जब सीमा पार आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अपने जवाब में भारतीय राजनयिक मिजिटो विनीटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाई है। विनीटो ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। विनीटो ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों युवा महिलाओं को अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सभी बयानों को गलत करार दिया। पीएम शहबाज के बयानों को खेदजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने ही देश में कुकर्मों को छिपाने के लिए ऐसे बयान जारी किए गए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बदलने के लिए 5 अगस्त 2019 को भारत के अवैध और एक तरफा कदम ने शांति की संभावनाओं को और कम किया है, और जवाब में अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने इसका जोरदार पलटवार किया। हाल ही में आई बाढ़ ने पाक को बेहाल कर दिया है। हजारों लोगों के पास रहने की बात तो छोड़िए, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने नागरिकों की चिंता ना करके कश्मीर का राग अलाप रहा है, कश्मीर का रट लगाए बैठा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग होने के बाद भी शहबाज शरीफ अपनी बयानबाजी से कतई बाज नहीं आ रहे हैं। तो चालबाज पाकिस्तान को हर बार दो टूक कहना पड़ता है, उसको मुंह की भी खानी पड़ती है, बावजूद उसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है, खास चर्चा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी को लेकर। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, पूर्व राजनयिक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी कार्यक्रम में। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विनोद जी, कार्यक्रम की शुरुआत और सवाल आप ही से शुरू करते हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। गाहे बगाहे जो भी उसको मंच मिले, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो ये राग अलापता ही रहता है, जहां पर वो भारत पर तमाम आरोप लगाता है, खासतौर पर कश्मीर का मुद्दा। आपसे जरा हम ये समझना चाहेंगे सर कि आखिरकार पाकिस्तान इन हरकतों से क्यों बाज नहीं आ रहा है? अपने आप का आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वो भारत के आंतरिक मामलों में क्यों बार बार लगा रहता है? देखिए, हम सब ये लंबे समय से जानते हैं, चर्चा करते रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी जो नीतियां हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, सब कुछ कश्मीर केंद्रित है। और उनको अपना अगर आंतरिक पॉलिटिक्स को या उसको भी एड्रेस करना होता है तो पाकिस्तान कश्मीर की ही बात करते हैं। तो उनके पास कोई और दूसरा वो नहीं है। अभी आपके जो रिपोर्ट थी उसमें एक चर्चा आई कि बाढ़ से जो पीड़ित हैं लोग, उनकी बात न करके वो कश्मीर की बात कर रहा है। पूरी तरह से नाकामयाब बाढ़ से की समस्या से निपटने वाला पाकिस्तान, जहां भुखमरी जैसी स्थिति है, लोग एक एक रोटी के लिए मुहताज वाली स्थिति है, उसमें भी अगर कोई पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो आप समझ लीजिए कि उनको किस तरह की पॉलिसी या किस तरह के वंडरलैंड में पाकिस्तान विनोद जी, ऐसे में एक बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अपने
रागों से बाज नहीं आ रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बावजूद इसके जिस तरह से वहां पर इस वक्त पाकिस्तान में दिक्कतें हैं, बाढ़ को लेकर जो समस्या, भारत उसके बाद भी उनके साथ खड़ा हुआ है। भारत ने मदद के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाया है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, वहां की आवाम के लिए मदद के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो बात, यही तो भारत और पाकिस्तान की नीतियों में अंतर है ना। भारत अपने सारे पड़ोसी देश को उनके क्राइसिस के समय में, ये कोई पाकिस्तान का ही मामला नहीं है। आप याद कीजिए, नेपाल में क्राइसिस हुई थी, श्रीलंका में क्राइसिस हुई थी। तो भारत अपने पड़ोसियों को हमेशा हर संभव, जब भी वो क्राइसिस में होते हैं तो मदद करता रहा है। लेकिन मैं बाकी और देशों की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में भारत को हमेशा धोखा मिला है, हमेशा उसके पीठ पर वार किया गया है, और हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत को हमेशा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो पाकिस्तान की लड़ाई है पूजा जी, वो ये पाकिस्तान को लेकर के जो कश्मीर को लेकर के जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, अब वो पॉलिसी न केवल उनके लिए बल्कि वर्ल्ड फोरम पर भी रिडंडेंट हो गई है, वो किसी काम की बची नहीं है। इसलिए कि जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां की जनता भी की नजर में भी वो पाकिस्तान का प्रशासन एक्सपोज हो गया है, और वहां से भी अब विरोध के स्वर बहुत जोर से उभर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो पीओके को रिटेन कैसे करे, वहां के लोगों को समझा के कैसे रहे, इसलिए कि वहां पर जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन है वो बहुत बिगड़ गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए हर तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स और हो सकता है। बहुत सारे अपने इंटरनल इश्यूज को निपटने के लिए इमरान खान की अभी थोड़े दिन पहले ही विदाई हुई है, और नए प्रधानमंत्री को अपने आप को प्रूव करना है, और कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बिना के फैक्टर बना, बिना कश्मीर। लेकिन विनोद जी, आपको नहीं लगता कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए पाकिस्तान में, उनको अगर आवाम का ऐसा लगता है दिल जीतना है या कोई भी मुद्दे उनको बोलने हैं, तो भारत के लिए बोलिए, कश्मीर का राग आप अलापिए, उसके बाद देखिए आप सबकी नजरों में आ जाएंगे, आपको कैसे पॉपुलैरिटी मिलने लग जाएगी, आप वहां पर केंद्र में, फोकस में आने लग जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट टारगेट रहता है, हमने शुरुआत से देखा। देखिए पूजा जी, ये इसका जेनेसिस 1947 में है, जब दो देश बने थे, जिसमें पाकिस्तान और भारत बना था। और वो जेनेसिस जो था वो हिंदू और मुस्लिम था, इस्लाम के नाम पर वो देश बना था। और जिन्ना ने जिस तरह से एक विशेष उसको भड़का करके देश का क्रिएशन किया था, उसको बाकी के 70 सालों में वहां का जो क्लर्जी है उसने और मजबूत किया है। और उसके अलावा जो आर्मी की भूमिका है, आर्मी ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये बड़ा अजीब सा नेक्सस है, और उस नेक्सस के कारण ये नहीं देखा गया कि उसमें पाकिस्तान का अपना विकास होगा या नहीं होगा। उन्होंने भारत घृणा, हिंदू घृणा का एक जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत के कारण उन्होंने अपने देश की प्रगति को बिल्कुल वहां के विकास को, वहां के डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया है, सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए। जितेंद्र कुमार ओझा जी, अब जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या संदेश उससे जाएगा? क्योंकि बार बार पाकिस्तान इस तरह का झूठ, इस तरह का प्रोपोगेंडा रचता रहता है, खासतौर पर जब भी कोई इस तरह के इंटरनेशनल बैठकें होंगी, कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर उसको जाना होगा, तो वो अपने देश की समस्या बताने के बजाय भारत में क्या चल रहा है, भारत के आंतरिक मुद्दे क्या हैं, उससे इसको दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन भारत का जवाब इसको लेकर आ चुका है। देखिए, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब देना एक फॉर्मेलिटी है, ये हमेशा से चलते आ रहा है, उसका जवाब चल रहा है। आपके पिछले पैनलिस्ट भी पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं कोई पत्रकार या किताब पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो पाकिस्तान को जो देखने का हमारा तरीका है, उस तरीके में बदलाव की जरूरत है। देखिए, 1947 में जब कॉलोनियल पावर्स बाहर जा रहे थे, तो उनको कुछ एक फुटहोल्ड चाहिए था इसमें। तो एक क्रिमिनलाइज्ड कार्टेल को उन्होंने इंस्टिगेट किया। जिस देश की बुनियाद जेनोसाइड पे बनी हुई है, वो कैसे कुछ कर सकता है? और वहां पे कोई, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे, देखिए गवर्नेंस उस देश सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं।
और जो जेनोसाइड की जो टेंडेंसी है उसका मतलब क्या, जो आपकी नस्ल के नहीं है उसकी आप हत्या कीजिए। तो ये जो है मध्ययुगीन बर्बरता जो अरब या कई जगह थी, मामलूक लोगों में थी या मंगोल लोगों में थी, वो बर्बरता वहां से खत्म हो रही है। तो उस बर्बरता को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ओढ़ लिया है। तो जो कश्मीर वगैरह की बात है, आप सभी को पता है कि किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने की। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य सिर्फ इस बात करने पर नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटेजिकली सोचने की जरूरत। पाकिस्तान की जनता को भी एक तो उन्होंने इस जहर के जरिए संभाल के रखा हुआ है, दूसरा उसमें जो रैशनल या काम के लोग जो ठीक ठाक इंसान की तरह सोचते हैं उनको डरा के रखा जाता है। आपने देखा होगा पिछले आज नहीं ये कई एक साल से पाकिस्तान के नीलम वैली में या पीओके में बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कह रहा है कि उसको हिंदुस्तान में शामिल होना है, वो धोखा खा चुका है, वो पाकिस्तानी पंजाबी के साथ नहीं रहना चाहता है। अहमदिया का वहां बुरा हाल है, आप देखिए गोहराज है, मेमन है, शिया तक को वो कहते हैं कि कायनात का सबसे बदतरीन काफिर शिया कहते हैं, गालियां देते हैं। तो ये क्रिमिनल स्टेट है और जो वेस्ट के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता। 54 मुसलमान देश हैं, अब जो वो कहता है तो मुसलमान देशों को लगता है कि अच्छा ये लड़ाई मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान की है, तो उसमें उनको थोड़ी सिंपैथी मिल जाती है। पश्चिम के लोग हैं, उनको फर्क नहीं महसूस होता था बहुत हाल तक। जब 9/11 का अटैक हुआ है तब पश्चिम के पॉलिसीज में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। चीन को लगता है कि नहीं, पाकिस्तान को वो टेरर या टेरर प्रॉक्सी या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए हिंदुस्तान को कंटेन कर सकता है, तो वो इसका इस्तेमाल करता है। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, लोग उग चुके हैं, उगता चुके हैं। कहाँ वो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, कहाँ हमारा फर्स्ट सेक्रेटरी जाके उनको रिबट किया, और उनके प्रधानमंत्री से हमारा फर्स्ट सेक्रेटरी ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आया। तो ये तो उस देश की स्थिति है। पाकिस्तान मानवता के लिए कैंसर बन चुका है और इस कैंसर का पुरजोर इलाज भारत ही करेगा और भारत को ही करना होगा। लेकिन हाँ, उसमें हमें ये देखना है कि हमारी ताकत कम ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है इस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो ढांचा है, उससे पूरे मानवता को खतरा है और ये पूरे लोगों ने देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जितेंद्र जी आपने कही, उसको बढ़ाते रह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक ऐसा नासूर जो बन चुका है, इसका इलाज भारत के पास ही है। लेकिन ये इलाज कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि गाहे बगाहे हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अपने इंटरनल मैटर्स को वो बिल्कुल दरकिनार कर देता है। और जैसे आपने कहा कि कैसे जो है पाकिस्तान संपत्ति गेन करने की कोशिश करता है, कई सारे मुद्दों को वो ऐसे रखता है ताकि उसको ऐसा लगे कि वो एक उत्पीड़ित देश है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। इस तरह से क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने लिए सिंपैथी गेन कर पाएगा, जैसे वो सोचता है चीन जैसे देश उसकी मदद करेंगे या अन्य देश उसकी मदद कर रहे हैं? देखिए, ये वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस में सिंपैथी वगैरह का फैक्टर नहीं होता, सभी के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। तो पश्चिम के देश जो है 2001 तक 9/11 अटैक तक उसको प्रमोट करते रहे। उनको लगा कि वो सोवियत संघ के साथ उनका झगड़ा है, उसमें ये फ्रंट लाइन स्टेट है और उस वजह से उसकी यूटिलिटी है। और जो मुसलमान देश है तो उनकी सोच भी है ना कि मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान परमानेंट वॉर में है, तो उनमें से बहुत से लोग थे। लेकिन आज स्थिति अलग है, आज चीन उसे सपोर्ट करता है, बहुत सारे मुसलमान देश उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सऊदी अरेबिया में आतंकवादी घटना होती है तो उसमें पाकिस्तानी शामिल पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में चलिए तालिबान उनका पिट्ठू है, लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने भी कई दफे आवाज उठाना शुरू किया है। ईरान उनके साथ जरूर आ गया है चाइना के प्रभाव में आके, खास करके जब अमेरिका का सैंक्शन आ रहा है ईरान पे, टर्की उनके इसके साथ चलाया है। तो एक देखिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग जो है उनको पाकिस्तान की यूटिलिटी महसूस होती है। आप देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसमें महारत हासिल कर रखी है, पाकिस्तानी स्टेटस को बुलाते रहता है। तो देखिए, ये जो है पाकिस्तान के लोग और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सेन एलिमेंट, इन सब को लेके पाकिस्तान को डीरेडिकलाइज करने की जरूरत है, डीमिलिटराइज करने की भी जरूरत है और डीन्यूक्लियराइज करने की भी बात सोचनी चाहिए। नहीं तो पूरी दुनिया, ये रीजन ही नहीं पूरी दुनिया को खतरा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन आएगी चीन की तरफ। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिरकार बाज कैसे आएगा। हालांकि भारत उसको हर मौके पर, हर मंच पर दो टूक जवाब जरूर देता है। जितेंद्र जी, अब जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान बाज तो नहीं आता है, लेकिन वो बार बार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने के बाद जो प्रोस्पेक्टस रख रहा है अब कि भारत के अवैध और एक तरफा कदम ने वहां पर शांति को भंग कर दिया है, वहां पर संभावनाओं को कम कर दिया है, क्या उसको नहीं दिखता है कि कैसे जम्मू की आवाम डेवलप कर रही है, कैसे वहां पर नए नए विकास के आयाम रखे जा रहे हैं, वहां पर कैसे सिनेमा घरों को, पिक्चर हॉल्स को उद्घाटन हो रहा है, वहां पहुंच रहे हैं लोग, ये सब चीजें उसको नहीं दिख रही हैं?
देखिए उसको कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि जो उनकी साइकी है उस साइकी में हर किस्म का झूठ, हर किस्म का दुष्कर्म, हर किस्म का कुकर्म जो है जायज। मैं नहीं कहता कि तकैया ओरिजिनल इस्लाम में उसका कॉन्सेप्ट हो या नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान उसे हमेशा प्रैक्टिस करता है। आप देखिए कि पाकिस्तान के भी जो लोग हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान की सरकार उनकी शुभचिंतक नहीं है। बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि पाकिस्तान की फौज को जो है बैरक में जाना और बात होती है, तो उससे रैशनलिटी एक्सपेक्ट करना ही गलत है। और यही मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है, उनको मालूम नहीं है, वो अपने हिसाब से, उनकी नजरें बहुत धीमी है। वो सिक्योरिटी और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको भी ओवरराइड करके अपने कॉमन सेंस से लगाना चाहते हैं, अटकल लगाना चाहते हैं। देखिए ये एक क्रिमिनलाइज कार्टेल है, उससे आप बातचीत करके कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। उसका एक ही तरीका है, जब उनके दिमाग के नसें खुले, उनको जोरदार एक तमाशा मिले उनके एस्टेब्लिशमेंट को, और उनके वो भय से वो कांपना शुरू करें, तभी उनसे आप रैशनलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं। अपने देश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, वो क्या किसी दूसरे देश को बर्बाद करने से हिचकेंगे? उनको आप ये एक और बात ध्यान रखिए कि जब ये टेररिज्म होता है उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज क्राइम पनपता है। जितनी ड्रग ट्रैफिकिंग 80 से 84% हाई एंड जो ड्रग्स हैं वो अफगानिस्तान में पैदा की जा रही है, और उसको पाकिस्तान ये करता है, सर्कुलेट करता है। चाहे अमेरिका का डॉलर नकली प्रिंट करना हो, या ब्रिटेन का पाउंड प्रिंट करना हो, या यूरो प्रिंट करना हो, या भारत का नकली नोट प्रिंट करना हो, तो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है। तो उनके लिए क्राइम एक धंधा है, टेररिज्म एक धंधा है, रेडिकलिज्म एक धंधा है, कश्मीर एक धंधा है, जिसकी वजह से वो छोटा सा काकस जो है वो बहुत अमीर बनते जा रहा है, दुनिया में उसकी रेलेवेंस बनी हुई है। उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन सारी चीजों को छोड़ दे? कभी किसी दरिंदे से या खून पीने वाले जानवर से आप कहें कि खून पीना बंद कर दो, तुम दूध पीना शुरू कर दो, तो संभव है? कभी संभव ही नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि ऐसे जानवर का जो है अंत होना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो डोमिनेशन है, इस सिस्टम को खत्म करना इस रीजन के शांति के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल सही बात आपने जितेंद्र जी रखी है। विनोद शुक्ला जी, पाकिस्तान में चाहे जितना मर्जी पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन हो जाए, प्रधानमंत्री चाहे बदल जाए, लेकिन पाकिस्तान का राग जो भारत के प्रति है वो नहीं बदलता है। विदेशी तौर पर भी हम देखें, हर मंच पर वो ये बातें कहता आ रहा है। अपने अंदर खाने क्या चल रहा है इसको वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि वहां की आवाम भुगत रही है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, वहां रोजी रोटी के लिए मोहताज है वहां पर लोग, आवाम वहां पर भुखमरी का शिकार तक हो रही है। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि क्या स्थिति है। उस पर आप मदद नहीं ले रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, बल्कि दुश्मनी पैदा करवा रहे हैं और वहां पर बैर मोल ले रहे हैं। देखिए, ये कोई ऐसा फिनोमेनन या कोई एक ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जो साल 2 साल में पनपी है या साल 2 साल में उभरी है। ये प्रवृत्ति जिस दिन पाकिस्तान बना था, जिस दिन पाकिस्तान पैदा हुआ था, उस दिन से उनकी प्रवृत्ति रही है कि वो देश के लोगों को, जनता को के विकास की बात करें, जनता के कल्याण की बात करें, उन्होंने कभी नहीं की। पहले दिन से ही, पहले जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद उन्होंने कश्मीर में कबायली भेज दिए, फिर उसके बाद उन्होंने, अच्छा, ये उनकी स्टेट पॉलिसी रही है। चाहे भुट्टो साहब रहे हो, वो कहते रहे हो कि विल फाइट 1000 ईयर वॉर विथ इंडिया, या 1000 कट्स थियरी, ये इस तरह की उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है। जब कोई किसी देश की स्टेट पॉलिसी ये हो कि हम अपने पड़ोसी से 1000 साल तक लड़ते रहेंगे, 2000 साल तक लड़ते रहेंगे, या 1000 कट्स की बात करते रहेंगे, तो अपने देश पर कहां से ध्यान दे पाएगा? अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जीडीपी के बारे में, या और सारी चीजों में नहीं करेगा। और उसका नतीजा है, आपके पास जितना आपको कर्ज मिलता है, आपको जितना बाहर से वो मिलता है, वो आप सब टेरर फंडिंग में लगा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कैसे जनता के हित की बात करेंगे? अच्छा, और दूसरी तरफ जो क्लरिक्स, जैसा मैंने पहले कहा, क्लरिक्स है, उनको एक अफीम पिलाते रहते हैं कि आपको गजवाए हिंद करना है, आपको आखिरियत के लिए अपने आप को तैयार करना है, और आखिरियत की जो लड़ाई है, गजवाए हिंद की जो लड़ाई है, उसके गाजी कश्मीर पाकिस्तान से उठेंगे। तो ये जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आप डेवलपमेंट की बात कहाँ से करेंगे? आप
उसकी वो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही उनकी पॉलिसी में। और ये उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हमने यूएन से भी ये बात की, उससे होता जाता क्या है, आप एक्सपोज हो रहे हैं। जैसा अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे एक अंडर सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया, उनकी यही हैसियत है, उससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। तो हम कई बार तो हमको लगता है कि हम कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, हम बहुत आगे हैं। दूसरा एक और मैं बहुत छोटी सी बात पूजा जी जरूर कहना चाहूंगा कि जो लड़ाई हम अब तक 70-75 सालों से लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब यूरोप में भी पहुंच गई है। जो अभी पिछले एक हफ्ते यूरोप में हुआ, यूरोप नहीं कहिए, इंग्लैंड में हुआ, उसमें भी ज्यादातर नहीं 100% इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का है। वही चीज फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में भी नजर आ रहा है। तो ये धीरे धीरे और जो 9/11 हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का ही इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तानी ही लोग शामिल थे। तो अब ये जो भारत विक्टिम था वो सारे यूरोप, अमेरिका, उसमें भी रिफ्लेक्ट होने लगा है, वहां पर जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं। तो अब ये एक ग्लोबल वो है और इसको ग्लोबली लड़ना पड़ेगा। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना निश्चित तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना को सबको मिलकर ग्लोबली करना पड़ेगा। हालांकि मैं जो बात कह रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और करना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा। जितेंद्र जी, ग्लोबली लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कितने सहमत आप इस बात से? बहुत मुश्किल है, हालांकि जैसे अभी बताया विनोद जी ने भी, लेकिन अब इसको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका असर बाकी के मुल्कों में भी अब दिखने लगा है। देखिए, ग्लोबली लड़ाई, जिस दिन अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर किया था, तो ग्लोबल ही लड़ाई, लेकिन पाकिस्तान धीरे से उसकी गुगली मार के उनके तरफ आ गया। सभी को पता है कि अफगानिस्तान में जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान के लोग कह रहे थे, पूरे अमेरिका के प्रेस भी कह रहा था कि वो तालिबान से भी मिला हुआ है और अमेरिका के साथ भी मिला हुआ है। देखिए, एक समस्या को अच्छे से समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के ढांचे में ये मिलिट्री की जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक कार्टेल है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन कार्टेल है। आप समझिए कि पहनती तो वो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसने पूरे देश को गुलाम बना रखा है। और उसने मुल्ला उसके प्रॉक्सी हैं। मुल्ला क्या करते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं। चलिए, वहां से बात शुरू होती है। अब धीरे धीरे ये चीजें ग्लोबलाइज हो गई हैं। कई जनरेशन तक लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनका जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, उनको मारना जायज है, उनकी हत्या करना जायज है, उनकी प्रॉपर्टी लूटना जायज है। आप देखिए, जो दीनी मदरसा में किताबें पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो पढ़ाई जाती है, जो सिमी ने किताबें डिजाइन की, मुझे पढ़ने का कभी इत्तेफाक मिला। और वो किताबें क्या कहती? एक अल्लाह है, जो अल्लाह को नहीं पूछता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। लालू मुहूर्त मत पूछ, खुदा एक है, खुदा को। ये तमाम जो है हेट्रेड इनबिल्ट हुआ है। बहुत साल तक पश्चिम के देश उसको नेग्लेक्ट करते रहे, इग्नोर करते रहे। लड़ाई ग्लोबल आई है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये लड़ाई कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। और ये लड़ाई जो है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करके होनी चाहिए। ये लड़ाई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये बड़ी इनविजिबल से लड़ाई है। जहां लोगों की आइडेंटिटी की बात आती है, 90% लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग, मुसलमान भी, वो भी लगता है कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो भी धीरे से दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। आप हमारे देश में देख रहे हैं किस तरफ TFI क्या कर रही है। अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना पहले हमारी जरूरत होती है, और क्लैरिफाई करना ये जरूरत होती है। और तीसरी बात जो है, हमें पाकिस्तान के लोगों की मदद से वहां पे रिफॉर्म करवाने की जरूरत है कि वहां की फौज बैरक में जाए। जब तक ये नहीं होता है तब तक जो है ये पाकिस्तानी नासूर दुनिया को परेशान करता रहेगा और भारत उसका सबसे अधिक, भारत पे उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, उसका असर एक और आखिरी बात एक और मैं कहता हूँ कि हमें विक्टिम कार्ड छोड़ देना चाहिए कि हम विक्टिम है, ये बात निकाल देनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हम जोरदार तमाचा मारेंगे, और वो हम दे भी रहे हैं, वो हम हर मंच से जितेंद्र जी दे भी रहे हैं। वो दो टूक, वो जवाब हम करारा पाकिस्तान को दे भी रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। चर्चा की हमने चालबाज पाकिस्तान की, किस तरह से भारत ने उसको दो टूक जवाब दिया है, और हर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तान पाक को ऐसे ही जवाब देता रहेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।